नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, जैसा कि आप सभी को पता है कि भैया हम पढ़ रहे हैं प्लांट मॉर्फोलॉजी यानी कि पादप आकारिकी। तो भैया हेडिंग लगा लीजिए, प्लांट मॉर्फोलॉजी। हिंदी में कहा जाता है साथियों पादप आकारिकी। पादप आकारिकी। बात ये आती है भैया कि ये मॉर्फोलॉजी होता क्या है। तो याद रखना, मॉर्फोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पादप के बाहरी भागों के बारे में अध्ययन किया जाता है, जैसे कि जड़, तना, पत्तियां, फल और भैया फूल। इन सभी के बारे में अध्ययन करना ही साथियों क्या कहलाता है? प्लांट मॉर्फोलॉजी या पादप आकारिकी कहलाता है। गाइज, प्लांट मॉर्फोलॉजी की 2 क्लास कंप्लीट हो गई है, आज ये तीसरी क्लास है। याद रखना, ये वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। अब तक हमने साथियों फूल यानी कि पुष्प के बारे में पढ़ लिया, फल के बारे में पढ़ लिया। आज हम पढ़ने वाले हैं साथियों जड़ के बारे में। किसके बारे में? जड़ के बारे में। जड़ से साथियों आपकी परीक्षाओं में जैसे कि रेलवे ग्रुप डी हो गई, इनमें साथियों बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनके उदाहरण से आज सभी वो क्वेश्चन करने वाले हैं जो साथियों आपसे बार बार आपकी एग्जाम में पूछे जाते हैं, और उन क्वेश्चनों पर भी चर्चा करेंगे जो आगे साथियों आपकी एग्जाम में आने की संभावना है। तो भैया हेडिंग लगा लीजिए, जड़, रूट यानी कि जड़। कोई बता सकता है मुझे कि भैया जड़ का मुख्य कार्य क्या होता है? बताइए कमेंट बॉक्स में। बताइए भैया जड़ का कार्य क्या होता है, क्या करती है जड़? याद रखना साथियों, हमारी जो जड़ होती है ये मिट्टी से जल तथा खनिज तत्वों का क्या करती है साथियों? अवशोषण करती है, उन्हें साथियों अपनी ओर आकर्षित करती है। देखिए, तो पहली लाइन आप लिखोगे कि जड़ जो है भैया ये मिट्टी से जल तथा खनिज तत्वों का अवशोषण करती है। अवशोषण करती है। पहली बात समझ में आई आपको? जैसे मान लीजिए भैया ये आपका पेड़ है और ये इसकी जड़ है। तो ये जड़ क्या करती है साथियों? जल व खनिज तत्वों का अवशोषण करती है। पहली बात समझ में आ गई। देखिए साथियों, जो पौधे होते हैं इनमें वस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं। आपने पादप उत्तक वाला चैप्टर पढ़ा है, उसमें साथियों आप वस्कुलर टिश्यू के बारे में पढ़ते हो। अब ये वस्कुलर टिश्यू क्या होता है? वस्कुलर टिश्यू संवहनी उत्तक। देखिए, ये संवहनी उत्तक जो होते हैं साथियों ये पादपों में परिवहन का कार्य करते हैं। पादपों में परिवहन का कार्य करते हैं। अब ये किसका परिवहन करते हैं? देखिए, 2 प्रकार के होते हैं संवहनी उत्तक, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। जो जाइलम होता है भैया ये क्या करता है? जल तथा जो खनिज तत्व है साथियों उन खनिज तत्वों का परिवहन करता है। और ये फ्लोएम है साथियों, ये भैया भोजन का परिवहन करता है। यहां तक बात क्लियर है?
देखिए यह आपकी जड़ क्या कर रही है साथियों, जल व खनिज तत्वों का अवशोषण कर रही है। लेकिन भैया इन जड़ों से इन जल को और ये जो खनिज तत्व है साथियों, इसको भैया ऊपर तक भी तो पहुंचाना है, पादप के तने वाले भाग तक, पत्तियों वाले भाग तक, क्योंकि भैया जल की आवश्यकता तो उन्हें भी होती है। तो होता क्या है साथियों, ये जाइलम एक नलीनुमा संरचना होती है भैया, ये क्या करती है, जल तथा खनिज तत्वों का परिवहन करती है, जड़ों से भैया ऊपर पहुंचाने का कार्य करती है। बोलो क्या ये बात समझ में आई आपको? 2 पॉइंट क्लियर हुए? ओके, तीसरे पॉइंट पर चलते हैं। देखिए भैया तीसरा पॉइंट, आपकी जो जड़ है साथियों, इन जड़ों के पास संग्रहित खाना स्टोर होता है। किस रूप में होता है? तो भैया स्टार्च के रूप में होता है। बात समझ में आई? आपसे साथियों आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पादपों का संचित भोज्य पदार्थ कौन सा है? तो भैया स्टार्च है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जंतुओं का संचित भोज्य पदार्थ कौन सा है, यानी कि हमारे शरीर में जो अत्यधिक मात्रा में बना हुआ भोजन है वो किस रूप में जमा होता है, तो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। और भैया पादपों की बात करें साथियों, तो पादपों में जो अत्यधिक मात्रा में बना हुआ जो भोजन है साथियों, वो जड़ों के पास किस रूप में स्टोर होता है, तो भैया स्टार्च के रूप में स्टोर होता है। तो जड़ का साथियों एक कार्य तो ये हो गया कि भैया जल व खनिज तत्वों को क्या करता है, ये अवशोषण करता है। दूसरा कार्य हो गया है कि जड़ों के पास जो संग्रहित खाना है साथियों, वो स्टार्च के रूप में स्टोर होता है। यहां तक बात क्लियर है? और भैया जड़ों से ये जो जाइलम है, नलीनुमा संरचना है साथियों, ये जल व खनिज तत्वों का परिवहन करवाता है, यानी कि ऊपर पेड़ के तने पत्तियों वाले भाग तक पहुंचाता है। तो तीनों बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक बात का और नोटिस करना साथियों, बहुत अच्छी बात है। देखिए मान लीजिए ये आपका पादप है। पादप का जो ये ऊपरी ऊपरी वाला भाग होता है इसे कहा जाता है एपिकल, और हिंदी में कहा जाता है शीर्ष भाग। कैमरे को इधर कर देता हूं। इससे किसका निर्माण होता है आपको पता है क्या? इससे साथियों निर्माण होता है भैया पादप के तना व पत्तियों वाले भाग का। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पादप के किस भाग से तना व पत्तियों का निर्माण होता है, तो एपिकल वाले भाग से निर्माण होता है। और भैया अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भैया पादप के किस भाग से जड़ का निर्माण होता है, तो भैया रेडिकल वाले भाग से। जो रेडिकल वाला भाग है साथियों, इस रेडिकल वाले भाग से जड़ का निर्माण होता है। ये बहुत बार साथियों आपसे एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना इंपॉर्टेंट हो सके साथियों इतना इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। तो ये इसका मुख्य कार्य हो गए साथियों जड़ों के। अब हम उदाहरण पढ़ेंगे। जो जो साथियों आपसे एग्जाम में पूछा जाता है सिर्फ हम उनके बारे में पढ़ेंगे और फालतू की बातें नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि वैसे पढ़ने का तो वही नहीं है यार अंति। जितनी पूरी एनसीईआरटी पढ़ी है, जितना पढ़ना है उतना पढ़ लीजिए, लेकिन हमें हमारी एग्जाम के पॉइंट तक पहुंचना है कि हमारी एग्जाम में किस लेवल तक का पूछा जाता है। हाँ, हम 2 कदम आगे तक चलेंगे साथियों, ताकि एग्जाम में कोई सा भी क्वेश्चन आए आपका बनना चाहिए वो क्वेश्चन। तो ये वो सभी क्वेश्चन है साथियों जो बार बार आपसे पहले पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो भैया सबसे पहले तो स्क्रीनशॉट नहीं लिया है आपने, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम एक बार और रिवीजन करते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने जड़ों के बारे में बताया था कि जड़ जो होती है भैया वो मिट्टी से जल व खनिज तत्वों का अवशोषण करती है। बिल्कुल सही बात है साथियों, जो आपकी जड़ होती है किसी भी पादप की, वो क्या करती है, जल का और भैया कुछ मिट्टी में मिनरल्स पाए जाते हैं, खनिज तत्व पाए जाते हैं, उनका अवशोषण करती है।
बात क्लियर है। दूसरी बात, पादपों में साथियों वस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं, संवहनी ऊतक पाए जाते हैं, और ये संवहनी ऊतक क्या करते हैं साथियों, पादपों में परिवहन का कार्य करते हैं। किस किस का परिवहन करते हैं, देखिए साथियों दो प्रकार के होते हैं संवहनी ऊतक, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोम। अब की बार ग्रुप डी में भैया ये दो क्वेश्चन कम से कम नहीं तो 3 बार पूछे गए हैं, 17 और 18 शिफ्ट को, जब ग्रुप डी की एग्जाम स्टार्ट हुई ना उसी शिफ्ट उसी दिन, शायद तीसरी शिफ्ट में पूछा गया था। एक क्वेश्चन तो जाइलम से और एक फ्लोएम से क्वेश्चन पूछा गया था 18 तारीख को, 18 अगस्त को। तो बहुत अच्छे क्वेश्चन है दोनों। जाइलम क्या करता है, जल तथा खनिज तत्वों का परिवहन करवाता है। अरे भैया अवशोषण तो जड़ ने किया, जल को और खनिज तत्वों को, लेकिन भैया जल की आवश्यकता तो पत्तियों को भी है, तने को भी है, खनिज तत्वों की आवश्यकता तो पत्तियों को भी है, तने को भी है। तो ये क्या करता है साथियों, ये जो जाइलम है ये भैया इनका परिवहन करवाता है, नीचे से ऊपर की तरफ ले जाता है भैया। बात क्लियर है? ओके, आगे चलते हैं। आगे मैंने बताया साथियों कि जड़ों के पास जो संग्रहित खाना होता है साथियों, वो किस रूप में स्टोर होता है, स्टार्च के रूप में स्टोर होता है। यहां से दो क्वेश्चन निकल कर आते हैं भैया बहुत अच्छे कि पादपों का संचित भोज्य पदार्थ कौन सा है, तो स्टार्च है, और जंतुओं का संचित भोज्य पदार्थ पूछे साथियों तो याद रखना ग्लाइकोजन है। बस इतना ही याद करना है। कहने का मतलब अधिक मात्रा में जो खाना बच जाता है साथियों, जो कहने का मतलब पेड़ पौधे यूज में लेने के बाद, तो वो भोजन साथियों हमारे जड़ों के पास में जाकर के स्टोर होता है। किस रूप में स्टोर होता है, स्टार्च के रूप में। जैसे कि हमारे शरीर में साथियों जो ग्लूकोज होता है, जब ग्लूकोज अत्यधिक मात्रा में बन जाता है, यानी कि हमारे शरीर की आवश्यकता पूरी हो गई है, उससे अधिक बन जाता है, तो आप सभी को पता है कि जो ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में जाके स्टोर हो जाता है। कौन करता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तन, आप बताओगे कमेंट बॉक्स में। बात क्लियर है? और देखिए जो पादप होता है साथियों, इस पादप के शीर्ष कलिका वाले भाग से या फिर एपिकल वाले भाग से तना व पत्तियों का निर्माण होता है। ये क्वेश्चन भी आपसे पहले पूछा गया है। दूसरी बात, पादप के रेडिकल वाले भाग से जड़ का निर्माण होता है। ये क्वेश्चन भी आपसे बहुत बार पूछा गया है। तो बोलो भैया यहां तक की कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई? अगर आ गई है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं मिटा देता हूं और अब पढ़ते हैं साथियों हम जड़ों के प्रकार। और साथियों जड़ों के प्रकार से आपकी एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए भैया क्लास को पूरा देखना है। वो क्वेश्चन करवाऊंगा साथियों जो आपसे आपकी एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। चलिए भैया देखिए भैया अब हम पढ़ेंगे जड़ों के प्रकार। तो हेडिंग लगा सकते हो आप, जड़ों के प्रकार, टाइप्स ऑफ रूट, जड़ों के प्रकार। नंबर 1 पर आता है साथियों टेप रूट सिस्टम, यानी कि मूसला जड़ तंत्र या फिर मूसला तंत्र कह सकते हो आप। कोई बता सकता है टेप रूट सिस्टम क्या होता है? जड़ का पहला प्रकार है भैया। इस टेप रूट में क्या होता है साथियों, जो जड़ होती है भैया शाखाओं में बटी होती है। जैसे कि ये तना है, फिर यहां से पहली शाखा निकली, यानी कि ये जड़ है, तो ये तो हो गई प्राथमिक शाखा, फिर कुछ इस तरीके से निकल गई, ये हो गई द्वितीयक, और फिर ये हो गई तृतीयक। कुछ इस तरीके से साथियों जो जड़ है भैया वो शाखाओं में बटी हुई होती है। जैसे कि ये हो गई प्राथमिक, ये हो गई द्वितीयक, और ये हो गई तृतीयक। साथियों ये जो आपको बाल के समान ये जो जड़ दिख रही है साथियों,
इसे कहा जाता है रूट हेयर। इसे क्या कहा जाता है? रूट हेयर। तो याद रखना साथियों, टेप रूट में होता क्या है। पहला पॉइंट तो आपको लिखना है कि ये जो जड़ है साथियों, ये भैया शाखाओं में बटी होती है। प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक शाखाओं में बटी होती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भैया कौन सी जड़ है, वो भैया वो शाखाओं में बटी होती है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। नाम क्या लोगे? टेप रूट। दूसरी बात, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस जड़ में रूट हेयर होते हैं। तो याद रखना, इन जड़ों में भैया रूट हेयर होते हैं। इनमें रूट हेयर्स होते हैं। अगर कोई आपको ऐसी जड़ दिखे साथियों जो शाखाओं में बटी हुई होती है और नीचे की तरफ साथियों बालों के समान आपको अगर संरचना दिखे जड़ों की, तो उन्हें तो रूट हेयर कहा जाता है, जो शाखाओं में बटी होती है। ये कौन सी जड़ है भैया? तो समझ लेना, टेप रूट है। अब उदाहरण क्या है साथियों, कौन से पौधे की होती है ऐसी जड़ें? तो डाइकोट की होती है। और डाइकोट पता है क्या होता है? तो अब मैं कह रहा हूं कि अगर प्लांट क्लासिफिकेशन आपने नहीं पढ़ा है तो आपको डाइकोट समझ में नहीं आएगा। पहले जाओ, आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर जाओ चैनल पर चेकआउट कर सकते हो। आपको भैया प्लांट क्लासिफिकेशन की प्लेलिस्ट में लिंक मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में मैंने दे रखी है, वैसे आप जब वीडियो देखते हो जैसे ही, तो वीडियो में भी मिल जाएगा। बहुत अच्छा चैप्टर, 3 क्लास में समाप्त हो गया था। बहुत अच्छी जानकारी दी है, उसमें मैंने बताया था डाइकोट के बारे में। डाइकोट साथियों, इसे हिंदी में कहा जाता है द्विबीजीय पादप। द्विबीजीय पादप, ये ऐसे पादप होते हैं साथियों जिनके बीज को 2 बराबर भागों में बांटा जा सकता है, जैसे कि आम। अब इस द्विबीज का उदाहरण भी देख लीजिए, जैसे कि आम जो होता है साथियों, इसके बीज को 2 बराबर भागों में बांटा जा सकता है। आम में आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। और देखिए मूंगफली, जो मूंगफली होती है साथियों, इस मूंगफली को 2 बराबर भागों में बांटा जा सकता है, चाहे आप देख लेना। उसके अलावा मटर है, मटर के दाने को साथियों आप 2 बराबर भागों में बांट सकते हैं। मटर के अलावा साथियों बादाम, दाल, ये साथियों ऐसे पादप हैं जिनके बीज को 2 बराबर भागों में बांटा जा सकता है। और ऐसे पादप जिनके बीज को 2 बराबर भागों में बांटा जा सकता है, उन्हें कहा जाता है साथियों डाइकोट द्विबीजीय पादप। और इनकी जो जड़ होती है साथियों, वो कैसी होती है? टेप रूट होती है। दिमाग में कुछ घुसा? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि द्विबीजीय पादपों में कौन सी जड़ पाई जाती है। अब ऑप्शन में कोई भी हो सकता है, टेप रूट हो सकता है, फाइबर होता है, फाइबर हो सकता है, और भी बहुत सारी है, मॉडिफाइड रूट है, एडवेंटेशियस रूट है, तो और भी बहुत सारी रूटें हैं जो आपके ऑप्शन में हो सकती है। तो भैया ये आपको याद करने हैं। आशा करता हूं पहला पार्ट इसका समझ में आ गया होगा। जड़ों के प्रकार का पहला पार्ट आपको समझ में आ गया। दूसरे भाग की बात करते हैं साथियों। मिटा दो, ओके। देखिए भैया, नंबर 2 पर बात करते हैं फाइबर्स रूट। रेशेदार जड़, ऐसी जड़ साथियों जो रेशे के रूप में हो। ऐसी जड़ जो रेशे के रूप में हो, जो रेशे के रूप में हो, वो जड़ कौन सी है भैया? रेशेदार जड़ें होती है।
याद रखना साथियों, ये जो जड़ होती है इसमें प्राथमिक जड़ तो कम होती है, लेकिन द्वितीय और तृतीय जो जड़ है साथियों वो बहुत सारी होती है। जैसे कि अभी हमने पिछले में पढ़ा था टेप रूट में, तो उसमें शाखाओं में बटी हुई थी। इसमें क्या होता है साथियों, ये शाखा जो प्राथमिक, कहने का मतलब जो प्राथमिक जड़ होती है, जैसे कि मान लीजिए ये प्राथमिक जड़ है किसी पौधे की, तो ये तो कम होती है, मान लीजिए 3 ही है। लेकिन भैया द्वितीयक और भैया जो तृतीयक है ये बहुत सारी होगी। तो अगर आपसे कहा जाए ऐसी जड़ जिसमें प्राथमिक जड़ तो कम हो और द्वितीयक व तृतीयक जड़ बहुत सारी हो, तो ऐसी जड़ों को साथियों क्या कहा गया है, रेशेदार जड़ें कहा गया है। और ये साथियों रेशे के फॉर्म में होती है, फाइबर्स के फॉर्म में होती है, यानी कि रेशे के रूप में होती है। और इनका उदाहरण क्या है साथियों, तो मैं लिख देता हूं पहले, यह जड़, इन जड़ों में प्राथमिक जड़ कम व द्वितीयक व तृतीयक जड़ें अधिक मात्रा में होती है। इतनी बात क्लियर है। इनके उदाहरण देख लीजिए, एग्जाम्पल तो आता है भैया मोनोकोट। अब ये मोनोकोट क्या होता है, तो ये भी भैया मैंने प्लांट क्लासिफिकेशन में पढ़ाया था, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, प्लांट क्लासिफिकेशन एक ऐसा चैप्टर है साथियों जो भैया पूरी बॉटनी की जड़ है। पहले जाओ उस चैप्टर को पढ़ो, फिर उसके बाद में पढ़ लेना आपको जो भी पढ़ना है। जो देखिए मोनोकोट को हिंदी में कहा जाता है एक बीजीय पादप, एक बीजपत्र। ऐसे पादप होते हैं साथियों जिनके बीज को 2 बराबर भागों में नहीं बांटा जा सकता, वो होते हैं साथियों मोनोकोट, यानी कि एक बीजीय पादप। अब एक बीजीय पादप कौन कौन से हैं, तो भैया ये ध्यान रखना, ये डाइकोट और ये मोनोकोट है, इनके एग्जाम्पल भी आपसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं भैया, इनके एग्जाम्पल भी आपसे पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना भैया, एक बीजीय पादपों के उदाहरण है चावल, गेहूं, बाजरा। शायद गन्ना भी इसमें ही आएगा, गन्ना भी लिख लो, उसमें रेशेदार जड़ें होती हैं। बोलो बात क्लियर है, 2 भाग समझ में आए जड़ों के। स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीसरे भाग के बारे में बात करते हैं, मिटा दूं, ओके। देखिए भैया अब बात करते हैं नंबर 3 भाग की। तो नंबर 3 भाग पर आता है साथियों एडवेंटिशियस रूट, अपस्थमिक जड़ें। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको साथियों जब जड़ों के बारे में बताया था, तो मैंने आपको बताया था कि किसी पादप के जो ऊपरी भाग होता है इसे कहा जाता है साथियों एपिकल, एपिकल। और इस एपिकल वाले भाग से साथियों तना व पत्तियों का निर्माण होता है, बताया था। और जो नीचे वाला भाग है साथियों इसे कहा गया था रेडिकल, और इस रेडिकल से भैया जड़ का निर्माण होता है। तो एडवेंटिशियस साथियों जो रूट होती है इनमें क्या होता है कि रेडिकल से जड़ का निर्माण नहीं होता, बल्कि रेडिकल के आसपास के ये जो भाग है साथियों इनसे भैया जड़ का निर्माण होता है। और ऐसी जड़ों को साथियों क्या कहा जाता है, एडवेंटिशियस रूट कहा जाता है, अपस्थमिक जड़ कहा जाता है। अब इनका उदाहरण कौन सा है, तो ये इंपॉर्टेंट है साथियों, एडवेंटिशियस रूट का उदाहरण तो भैया बरगद है। बरगद में आपने देखा होगा साथियों जो जड़ें होती है वो आपको कुछ अलग लटकी हुई दिखाई देती है। मैं स्क्रीन पर उसका एक डायग्राम लगा दूंगा बरगद वाले पेड़ का, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। बोलो समझ में आया।
याद रखना है साथियों, एडवेंटिशियस जो रूट होती है इनमें क्या होता है, रेडिकल वाले भाग से तो जड़ नहीं बनती, लेकिन रेडिकल वाले भाग के आसपास का जो एरिया है साथियों वहां से जड़ों का निर्माण होता है, और ऐसी जड़ों को एडवेंटिशियस रूट कहा जाता है। और इसका उदाहरण है भैया बरगद। समझ में आया? स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं। ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है भैया, सभी एग्जांपल याद रखने हैं आपको, यही बार बार आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो मैं करवा रहा हूं सिर्फ उतना पढ़ लीजिए, 100% आप एग्जाम में क्वेश्चन बनाकर आओगे। देखिए भैया, अब बात करते हैं नंबर 4 भाग की जड़ों का, जो कि अंतिम भाग है, मॉडिफाइड रूट, रूपांतरित जड़ें। ये भी अच्छा है साथियों, याद कर लेना। तो भैया ऐसी जड़ जो भोजन को इकट्ठा करने के लिए अपने आप को रूपांतरित कर लेती है, उन जड़ों को क्या कहा गया है साथियों? रूपांतरित जड़ कहा गया है। एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल में आता है भैया जैसे कि गाजर, मूली, चुकंदर, शकरकंद, ये सभी साथियों किसके उदाहरण है भैया? और भी बहुत सारे हैं जैसे कि प्याज वगैरह, वो भैया मॉडिफाइड रूट है। तो अब आपके साथियों 3 भाग कंप्लीट हो गए हैं। सबसे पहले हमने पुष्प पढ़ा था, जो कि साथियों पादपों का जनन भाग था, प्रजनन अंग भी कह सकते हैं आप। उसके अलावा फल, फ्रूट, और तीसरे नंबर पर हमने बात की थी भैया जड़ों के बारे में। 3 पार्ट हमारे कंप्लीट हो गए हैं, आज यहीं तक रखते हैं। कल हम पढ़ेंगे भैया पत्तियों के बारे में। गाइस अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ तो शेड्यूल अच्छे से बैठ नहीं पा रहा है, तो हो सकता है 1-2 दिन का टाइम लग जाए क्लास आने में, लेकिन जैसे ये लगभग 19-20 तारीख तक मैं थोड़ा बिजी हूँ, तो लगभग 20-25 दिन का टाइम है। 20-25 दिन के बाद में हमारी रेगुलर क्लास रहेगी, तो ये तो टेंशन मत करिए आपकी भैया क्लास नहीं हो पाएगी। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे सिलेबस बायोलॉजी का फ्री में पढ़ाया जाएगा। आप हमारे साथ जुड़िए और विश्वास रखिए। मैंने बहुत सारे चैप्टर करवा रखे हैं, आप जाइए चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो कैसी लगी आज की वीडियो हमारी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।